नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें आज जिसको पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, मैं बार बार आपको यही कहना चाह रही हूँ और बार बार बता रही हूँ आपको कि यहाँ से जो हम मटेरियल पढ़ रहे हैं वो सिलेक्टेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से अच्छे से, काफ़ी अच्छे से बार बार इस वीडियोस को देखें, पढ़ें और सुने, ताकि आपका कोई भी एग्जाम दो आप राजस्थान की, आपका राजस्थान का जो क्वेश्चन है वो कोई भी आपका गलत ना हो। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, इस मैप में एक बार देखिए आप, प्राकृतिक वनस्पति वाले मैप में अगर हम प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर राजस्थान का विभाजन करें तो मोटा मोटी 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? उष्ण कंटीली वन, ठीक है, नंबर 2 उष्ण शुष्क पतझड़ वन, और नंबर 3 है उपोष्ण पर्वतीय वन। ठीक है, आपको पश्चिमी राजस्थान वाला जो ये एरिया दिख रहा है ये है उष्ण कंटीली वन वाला एरिया। ठीक है, कौन सा? उष्ण कंटीली वनस्पति वाला एरिया। ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है यहाँ पर कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कंटीले वन। नंबर 2 जो है वो है उष्ण शुष्क पतझड़। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको जाली जैसा, यहाँ है उष्ण शुष्क। ठीक है, उष्ण शुष्क वाला। और नंबर 3 जो ये ब्लैक में बीच बीच में शेडेड है वो है उपोष्ण पर्वतीय वन। ठीक है, उपोष्ण पर्वतीय वन ये ब्लैक में दिख रहे हैं आपको बीच बीच में, अरावली पर्वतमाला पर, और अरावली पर्वतमाला के विभिन्न छोटे छोटे खंडों में देखिए आप, ये उस उपोष्ण पर्वतीय वन आपको मिलेंगे। इस प्रकार 3 भागों में मोटा मोटी बांटा गया है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को। फिर अलग से अपन अलग इसके डिवाइडेशन करके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति को। देखिए, वन जो होते हैं वो स्थानीय जलवायु को सौम्य और संतुलित करते हैं। ठीक है, जलवायु को सौम्य संतुलित रखने के लिए प्राकृतिक वनस्पति का अहम योगदान होता है, और ये मृदा को भी अपरदित होने से रोकते हैं। वन नदी का जो प्रवाह होता है उसको नियमित करते हैं, और विभिन्न उद्योगों के लिए, ठीक है, हम सब जानते हैं कि बहुत सारे उद्योग हैं जो कि वनों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, इसलिए उनको ये कच्चा माल प्रदान करते हैं। बहुत सारे लोगों की आजीविका के साधन होते हैं वन, और साथ ही ये लोगों को मनोरंजन के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। तूफान और जो तेज आंधियां आती है उनकी शक्ति को भी वन कम करते हैं, और औद्योगिक लकड़ी, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, चारा और अनेक उपयोगी और मूल्यवान जो उत्पाद है ये हमें प्राकृतिक वनस्पतियां, वन हमें देते हैं। साथ ही वन्य जीवन के लिए भी प्राकृतिक पर्यावरण प्रदान करते हैं वन। और हमारे अगर प्राचीन धर्म ग्रंथों की हम बात करें तो देखिए, वहां भी वनों का अत्यधिक महत्व है, वनों का बहुत महत्व बताया गया है। देवता तुल्य मानकर पूजने की परंपरा रही है। वन्य ये पौराणिक जो हमारे ग्रंथ है वहां से लेकर आज तक वहां भी हमें ये बताया गया है कि देवताओं के बराबर हम वनों को पूजना चाहिए हमें। जैसा कि हम समाज में देखते हैं, आंवला है, खेजड़ी है, तुलसी है, ये सब जो पेड़ हैं, समी है, इनको देवता के तरह ही पूजा जाता है। ठीक है, फिर भी चिंता की बात तो यह है कि आधुनिक समय में मनुष्य ने वनों का बहुत निर्दयता से, यानी बहुत ही ज्यादा शोषण और विनाश कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी चिंता की बात है। वनों के वितरण की अगर हम बात करें तो राज्यों की तुलना में वनों का थोड़ा विस्तार है वो राजस्थान में
थोड़ा नहीं, बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, अन्य राज्यों की बजाय राजस्थान में जो वनों का विस्तार काफी कम है, क्योंकि वजह क्या है, यहाँ की जो भौतिक दशाएं और जो जलवायु है वो कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, जो कि वनों के लिए अनुकूल नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 की हम बात करें तो 1/3 भूमि पर वन होना चाहिए था। भारत में आज के समय, यानी ये वन रिपोर्ट 15 की बात है, 2015 की बात है, 19.49% भूमि पर वन थी। जबकि आज अगर हम वन रिपोर्ट 2019 जो कि लेटेस्ट है उसकी बात करें तो 24 पॉइंट कुछ जो परसेंट एरिया है उस पर राजस्थान में, सॉरी, भारत की बात हो रही है, यहाँ भारत की बात हो रही है, भारत में वन है। राजस्थान की तो बात करें तो राजस्थान में तो 9.32% भूमि पर ही वन है। याद रखना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम विशेष कर राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान वाला आप अच्छे से याद रखिएगा। जिसमें से अगर सघन वनों की बात करें तो 3.83% पर है। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति वन क्षेत्र की बात करें तो 0.03 हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है वो मात्र 0.03 हेक्टेयर है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जबकि भारत की तुलना में ये कम है, क्योंकि भारत में कितना है, भारत में 0.13 हेक्टेयर है। ठीक है, भारत में 0.13 हेक्टेयर, जबकि राजस्थान में 0.03 हेक्टेयर। ठीक है, आगे देखिए, सघन वनों की बात करें तो सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और अलवर, यानी जो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जो जिले हैं वहां पर सघन वन है, यानी कि वहां पर 20% से अधिक भूमि पर वन है। जबकि राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र हैं, जो मरुस्थल वाला जो एरिया है, जैसे कि चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां तो 2% से भी कम क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अगर प्रतिशत की बात करें वनों की तो उदयपुर में है। ठीक है, यहाँ सिरोही मेंशन है, जो कि ये पुराने आंकड़ों के हिसाब से है। प्रतिशत की बात करें या फिर क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक जो है वो उदयपुर में ही है। चाहे तो आप सर्वाधिक क्षेत्र की बात कर लो या फिर सर्वाधिक प्रतिशत की बात कर लो, दोनों में ही उदयपुर आएगा। ठीक है, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम चूरू जिला है। ठीक है, प्रतिशत में न्यूनतम चूरू जिला है, जबकि क्षेत्र की बात करें तो न्यूनतम जोधपुर है। ठीक है, जैसलमेर में कंटीली झाड़ियां और सेवण घास पाई जाती है। ठीक है, सेवण घास कहाँ मिलती है आपको, जैसलमेर में। याद रखना, इंदिरा गांधी नहर द्वारा जल उपलब्ध हो जाने के कारण थोड़ी हरियाली में वृद्धि हुई है, पश्चिम भाग में भी। ठीक है, अब देखेंगे हम वनों के प्रकार। राजस्थान में वनों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो देखिए, धरातलीय स्वरूप और जलवायु, मिट्टी आदि की भिन्नता के कारण राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के वन मिलते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जो कि हमने मैप में देखा था, पश्चिमी राजस्थान में। मध्य में कौन सा है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। और दक्षिण पूर्व में कौन सा है, उपोष्ण पर्वतीय वन। ये दक्षिण में नहीं है, सॉरी, अरावली पर्वतमाला के ऊपर यानी पास में है उपोष्ण पर्वतीय वन। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे हम उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ये पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों में पाया जाता है। जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू में है। पेड़ बहुत ही छोटे आकार के होते हैं ये, यानी छोटी छोटी झाड़ियां होती है। शुष्क जलवायु वाले वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बैर, कैर, थोर आदि सब उगते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जड़ें थोड़ी होती है वो इन पेड़ों की लंबी होती है। वजह
कि ये आर्द्रता सोखते हैं बहुत गहराई तक जाकर, और पत्तियां भी कंटीली होती है और छोटी छोटी पत्तियां होती है, क्योंकि इनकी आर्द्रता जो है वो बची रहे। मरुस्थलीय प्रदेश में खेजड़ी जो है वो अत्यधिक उपयोगिता वाला पेड़ है, जिसको मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। याद रखना, मरुस्थल का कल्प वृक्ष खेजड़ी को माना गया है। साथ ही खेजड़ी को समी भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। और हो सके तो इसका वानस्पतिक जो नाम है वो भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। वनों की अगर यहाँ पेड़ों की हम बात करें इसमें, तो देखिए फोग, आकड़ा, कैर, लाना, अरना, झड़बेर आदि प्रमुख झाड़ियां और वन वृक्ष हैं। यहाँ पर सेवण और धामण नामक घास भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखना, धामण जो घास है वो दुधारू पशुओं के लिए, और जो सेवण घास है वो सभी पशुओं के लिए पौष्टिक होती है, ठीक है। नंबर 2 पर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। तो देखिए ये जो वन है इनका राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में इनका विस्तार है। यहाँ राजस्थान के 75 से जो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर होते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। राजस्थान के मध्य में, राजस्थान के दक्षिण में और जो दक्षिणी पूर्वी वाले भाग हैं वहां पर ये बहुतायत से पाए जाते हैं। अगर बात करें हम उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की, तो विविधता के कारण इन वनों को कई प्रकारों में बांटा गया है। और यहाँ तक तो ठीक था चलो, लेकिन आपने अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यही है एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करना है। 2 नंबर पॉइंट, जिसमें फर्स्ट है शुष्क सागवान के वन। ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले हैं। सागवान वृक्ष इसमें बहुतायत से पाया जाने के कारण इसका नाम शुष्क सागवान वन रखा गया है। विस्तार देखें तो उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ 12 हैं जो इनमें आते हैं। और यहाँ पर 50 से 75% जो एरिया है वो तो सागवान जो वन है इसने ही कवर कर रखा है। अन्य की बात करें तो तेंदू, धावड़ा, गुर्जन, गोदल, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑप्शन में। सिरिस, हल्दू, खैर, सेमल, रीठा, बहेड़ा और इमली जैसे जो वृक्ष हैं वो शुष्क सागवान में आते हैं। सागवान जो पेड़ है वो अधिक सर्दी पाला सहन नहीं कर पाता, अतः ये राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में ही होता है। इसकी लकड़ी जो होती है वो औजारों के लिए और इमारती कार्यों के लिए काफी उपयोगी होती है, ठीक है। ये हुआ अपना शुष्क सागवान वन। नंबर 2 जो है वो है सालर वन। ये वन 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पाया जाता है, ठीक है। विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर और सीकर जिलों में मिलता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जस्ट महीने 2 महीने पहले कोई एग्जाम हुआ था, वहां पूछा था। तो जो सालर वन है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है और आएगा, ठीक है। तो ये कौन सी कितनी ऊंचाई पर, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में, और ऊंचाई की बात करें तो 450 की मीटर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। विस्तार देखें तो यहाँ देखिए आप, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर के साथ साथ अलवर और सीकर जिले भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। प्रमुख वृक्षों की बात करें तो सालर इसमें आते हैं, जो कि मेन है, मुख्य हैं, तभी इनका नाम पड़ा है सालर। धोक, खटीरा और धावड़ जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो भी इसमें आते हैं। सालर वृक्षों से गोंद जो है वो मिलता है, यानी ये गोंद के बहुत ही अच्छे स्रोता हैं, ठीक है, और लकड़ी पैकिंग में भी काम आते हैं। नंबर 3 है बांस के वन। तो बांस के वनों का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस जो वन वाला जो ये है कैटेगरी, इसमें बांस का वन सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान के प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में बांस का वन पाया जाता है। बात करें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा, सिरोही की, तो यहाँ पर पाया जाता है बांस। बांसवाड़ा का नाम जो बांसवाड़ा पड़ा है वो इसी वृक्ष के कारण पड़ा है, ठीक है। और इनके साथ में ही बांस के धावड़ा, सागवान, धोकड़ा जैसे वृक्ष भी इस कैटेगरी में शामिल है। नंबर 4 है धोकड़ा के वन।
धोकड़ा के जो वन है वो राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में है, ठीक है। रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़ दें तो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में भौगोलिक पर्यावरण इसके अनुकूल है, अतः राजस्थान में इन वनों का जो विस्तार है वो सबसे अधिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार लगा लेना आप इसके। जो धोकड़ा के वन हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें इन वनों की तो ये 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य अधिक मिलते हैं। इनका विस्तार देखा जाए तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में ये वन प्रमुखता से मिलते हैं। धोकड़ा को धोक भी कहा जाता है राजस्थान में। और अगर धोकड़ा वनों की बात करें तो धोक के अलावा यहाँ अरुंज, खैर, खिरनी, सालर, गोदल आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पलास भी बहुतायत से मिलता है, कहीं कहीं खड़बेर और अड़ूसा भी मिलते हैं, ठीक है। इनकी लकड़ी जो होती है वो काफी मजबूत होती है, जिसे जलाकर कोयला बनाया जाता है। नंबर 5 पर है पलास के वन, ठीक है। पलास का जो वन है उसका धरातल काफी कठोर और पथरीला है। पहाड़ियों के मध्य पठारी धरातल पर ये होते हैं, और या फिर मैदानी क्षेत्रों में जहाँ कंक्रीट है वहां पर ये उगते हैं पलास के वन, ठीक है, जहाँ की मिट्टी थोड़ी कठोर हो, ठीक है। यहाँ इसके पलास के साथ साथ झड़बेर, कंकेरी, हिंगोटा, हरजन और अरुंज जो वृक्ष है, अरुंज जो वृक्ष हैं वो मिलते हैं। फैलाव की बात करें तो अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ एरिया जो है वहां पर आपको ये पलास के वन मिलेंगे। नंबर 6 है खैर के वन, ठीक है। खैर के वन ये दक्षिणी पठारी भागों में मिलते हैं, झालावाड़, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिलों में, ठीक है। खैर के साथ बेल, धोकड़ा और अरुंज भी आपको मिलते हैं। नंबर जो 7 नंबर जो है बबूल का वन, ठीक है। जो 7 नंबर है लास्ट वो बबूल का वन है। ये गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालोर और अलवर, भरतपुर में मिलते हैं, ठीक है। धरातल में थोड़ी नमी जहाँ कम होती है वहां कम मिलते हैं ये, और नमी अधिक होती है वहां ज्यादा। इसके साथ में ही बबूल के और कौन कौन है, नीम, हिंगोटा, अरुंज, खैर और झड़बेर के वृक्ष भी मिलते हैं, ठीक है। नंबर 8 पर है मिश्रित पर्णपाती, ठीक है। मिश्रित पर्णपाती में देखिए आप राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं मिश्रित पर्णपाती, जो कि सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां जिलों में फैले हुए हैं। किसी एक वृक्ष की प्रधानता इनमें नहीं है, इसलिए इनको नाम दिया है मिश्रित पर्णपाती वन। इसमें कौन कौन से वृक्ष आ रहे हैं देखिए आप, आंवला, शीशम, सालर, तेंदू, अमलतास, रोहन, करंज, गुलर, जामुन, अर्जुन, ये सब आते हैं मिश्रित पर्णपाती वनों में, जो कि सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां में पाए जाते हैं। नंबर 3 पर है उपोष्ण पर्वतीय वन, ठीक है। कौन से हैं, उपोष्ण पर्वतीय वन, ये आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पति आती है, ये सघनता अधिक होती है इनमें और साल भर हरियाली पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन से पेड़ हैं, आम, बांस, नीम और सागवान इस कैटेगरी में है। और अगर कुल राजस्थान के वन क्षेत्र की बात करें तो मात्र आधा प्रतिशत से भी कम है, यानी 0.5% से भी कम एरिया में है उपोष्ण पर्वतीय वन। ये हो गए हमारे मुख्य मुख्य वन। अब देखिए वनों का थोड़ा प्रशासनिक विभाजन भी किया गया है राजस्थान में, 3 भागों में हुआ है प्रशासनिक विभाजन। यहाँ से क्वेश्चन हर बार मिलते हैं आपको एग्जाम में। पहला आरक्षित, दूसरा संरक्षित और तीसरा अवर्गीकृत। आरक्षित जो है वो राजकीय संपत्ति है, कंप्लीटली जो अधिकार है वो
यानी सरकार का होता है, कटाई या पशुचारण कुछ नहीं कर सकते लोग, प्रतिबंधित होता है। 38% एरिया में ये फैले हुए हैं। नंबर 2 संरक्षित वन है, जो सरकारी नियंत्रण में तो रहते हैं, लेकिन यहाँ वन कटाई और पशुचारण की अनुमति भी दी जा सकती है। कुल वन ये 51% पर है, यानी कि राजस्थान में जो सर्वाधिक हैं वो कौन से हैं? संरक्षित वन है। जबकि भारत देश की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा आरक्षित वन है। ठीक है। नंबर 3 अवर्गीकृत, जो कि 11% एरिया में फैले हुए हैं। यहाँ पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है। अब देख दिया गया है राजस्थान के वनों का कुछ महत्व बताया गया है हमें। तो देखिए, भारत सरकार की जो 1952 की वन नीति थी उसके अनुसार 33% एरिया में वनों का विस्तार होना चाहिए था, लेकिन ये अभी नहीं हुआ है। वहां भी 33% की बात करें, अलग अलग पर्वतीय क्षेत्रों की और मैदानों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में तो 65% और मैदानी क्षेत्रों में 20% जो एरिया है उस पर वन होने चाहिए थे, नीति 1952 के अनुसार। ठीक है। अब देखिए, हम ये सब जानते ही हैं कि वन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत ज्यादा लाभ होता है हमारे लिए। तो इस चैप्टर में कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों को भी बताया गया है। तो प्रत्यक्ष लाभों की बात करें तो हम जानते ही हैं कि ईंधन, लकड़ी, इमारती लकड़ी, बांस मिलते हैं, शहद, मोम, कत्था, गोंद प्राप्त होता है। तेंदू जो पत्ता होता है उसने बीड़ी उद्योग में काम में लिया जाता है। फल होते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। और सुगंधित तेल मिलता है, सुगंधित घास मिलती है, खस नाम की घास भी बहुत उपयोगी होती है। बहुत सारी जड़ी बूटियां हम इनसे प्राप्त करते हैं, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में बहुत उपयोगी दवाओं के निर्माण में काम आती है। ये सब प्रत्यक्ष लाभ हैं। और कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हैं जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ भी बहुत अधिक होते हैं पेड़ों से हमें। वर्षा में सहायक होते हैं, ये मानसून को खींचते हैं वन, यानी आकर्षित करते हैं। और वन जो हैं वो तूफानों की गति को कम कर देते हैं। गर्मियों में तापमान को संतुलित बनाए रखने में वनों का अहम योगदान होता है। साथ ही मिट्टी का अपरदन रोकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और वन्य जीवों के आश्रय स्थल भी होते हैं वन। ठीक है। वन हमें ऑक्सीजन देते हैं और मानव समाज को सौंदर्य का बोध कराते हैं वन, और सकारात्मक रूप से जो चिंतन है उसको सकारात्मक रूप देते हैं वन। इस प्रकार भारतीय शास्त्रों में भी वृक्षारोपण को परम पुनीत कार्य माना गया है। कहा गया है कि वृक्षों को पाल पोस कर बड़ा करने वाले व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं होते, वो देव तुल्य होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से वन अपने राज्य के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कौन कौन सी कैटेगरी में अलग अलग बांटे गए हैं वो सब आज हमने पढ़ा है। तो ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा कौन सा जो वृक्ष है, ध्यान रखना कौन सा वृक्ष है किस कैटेगरी में है, ये ध्यान रखना आप। और वनों के जो लाभ हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उनके बारे में भी आप ध्यान रखना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।